डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन के बारे में। पुनरुद्भवन वह क्रिया है जिसमें क्षतिग्रस्त अंग या शरीर के एक छोटे खंड से संपूर्ण प्राणी का शरीर निर्मित हो जाता है। यह एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें कि पहले से निर्मित क्रियात्मक प्राणी के पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पाई जाती है। पुनरुद्भवन में ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट में होने वाली सभी मूलभूत घटनाएं जैसे कि सेल डिवीजन, सेलुलर मूवमेंट, हिस्टोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ आदि होती है। रीजनरेशन में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मुख्य रूप से दो अंतर होते हैं। रीजनरेशन में भाग लेने वाली कोशिकाएं टोटीपोटेंट या पूर्ण सख्त नहीं होती हैं, जबकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरुआती अवस्था में सारी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती है। सेकंड डिफरेंस है, रीजनरेशन में सेल्स की फिजियोलॉजिकल कंडीशन एम्ब्रियोनिक फेज से बिल्कुल अलग होती है। तो इनकी क्रियात्मक दशा जो है वो भ्रूणीय परिवर्धन से बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, लेकिन इनमें समानता यह है कि दोनों ही एपिजेनेटिक प्रोग्राम हैं जिसमें जीन का प्रदर्शन और जीन की प्रोग्रामिंग होती है। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के प्रकार। प्राणियों में पुनरुद्भवन विभिन्न क्षमताओं और विभिन्न प्रकार वाला होता है। पुनरुद्भवन के मुख्य प्रकार जो हैं 4 प्रकार हैं। फर्स्ट है एपिमॉर्फोसिस या इसको अभी रूपांतरण कहते हैं। इसमें क्षतिग्रस्त अंग का पुनः निर्माण हो जाता है। जैसे सैलामेंडर की कटी हुई भुजाएं पुनः निर्मित हो जाती हैं, इसी प्रकार से छिपकलियों में टूटी हुई पूंछ भी पुनर्निर्मित हो जाती है। मैमल्स में यह कैपेसिटी नहीं पाई जाती है और पुनरुद्भवन केवल वाउंड हीलिंग या घावों के भरने तक ही सीमित रहता है। सेकंड टाइप है मॉर्फोलेक्सिस या अंगांतरण। इस प्रकार का पुनरुद्भवन लोअर फाइला के एनिमल्स जैसे कि स्पंज और हाइड्रा में पाया जाता है। इनमें क्षतिग्रस्त भाग पुनर्निर्मित ही नहीं होता है, बल्कि प्राणी के एक छोटे से भाग से संपूर्ण प्राणी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में कटे हुए स्थान पर पुनरुद्भवन प्रमुकुल या रीजनरेशन ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन की तुलना पौधों के कायिक जनन के साथ में की जा सकती है, जिसमें कि छोटे से भाग से संपूर्ण प्राणी का निर्माण हो जाता है। थर्ड टाइप है सुपर रीजनरेशन या परा पुनरुद्भवन। इस प्रकार के रीजनरेशन में क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर वही रचना अतिरिक्त रूप में निर्मित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैलामेंडर के पैर में केवल चीरा लगा दिया जाए तो वहाँ पर एक अतिरिक्त पैर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर पुनरुद्भवन द्वारा निर्मित अंग अतिरिक्त होता है, अतः इसे सुपर रीजनरेशन कहते हैं। फोर्थ टाइप है हेट्रोमॉर्फोसिस या विषमांतरण, यानी कि विषम अंग का निर्माण। जब पुनरुद्भवन के दौरान क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर कोई भिन्न प्रकार की रचना निर्मित हो जाए तो इस घटना को हेट्रोमॉर्फोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेलिन्यूरस में आँखों को यदि क्षतिग्रस्त कर दे तो यहाँ पर रीजनरेशन ब्लास्टेमा का निर्माण तो होता है, लेकिन आँखों के निर्मित होने के स्थान पर एंटीना के समान रचना का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन रहती है, अगर आँख का थोड़ा सा भी टिश्यू बचा हुआ रहे तो वहाँ पर आँख का ही निर्माण होता है, लेकिन अगर पूरा अंग या आँख के समस्त टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाए तो आँख के स्थान पर एंटीना का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन एबिलिटी इन एनिमल किंगडम। पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ में क्षतिग्रस्त अंग के स्थान पर दूसरे अंग का निर्माण हो जाता है, तो कुछ में पुनरुद्भवन के द्वारा अतिरिक्त रचना का निर्माण होता है। निर्मोचन के द्वारा या माउल्टिंग के द्वारा पुरानी
त्वचा उतरती है, शरीर पर उपस्थित रोम निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार पुनरुद्भवन की क्षमता इवोल्यूशन के दौरान समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके संगठन के स्तर में परिवर्तन आया है, जहाँ पर इसका प्रदर्शन होता है। लोअर फाइला के एनिमल्स में हायर फाइला की तुलना में अधिक क्षमता पाई जाती है और वयस्क की तुलना में लार्वा में इसकी क्षमता अधिक होती है। फर्स्ट है रीजनरेशन इन प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। यदि प्रोटोजुआ के प्राणियों को अनेक टुकड़ों में विखंडित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक खंड जिसमें केंद्रक का थोड़ा सा भी अंश हो, संपूर्ण प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड है रीजनरेशन इन पॉरीफेरा। स्पंजों में रिकंस्टिट्यूशन और रीजनरेशन दोनों ही क्षमता पाई जाती है। अगर स्पंज की 200 या इससे अधिक सेल्स को कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में किसी पात्र में रखा जाए तो ये कोशिकाएं आपस में संयोजित हो जाती हैं और नए स्पंज का निर्माण कर सकती हैं। इस परिघटना को रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। अगर स्पंज के शरीर के टूटे हुए टुकड़ों में पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म दोनों स्तर उपस्थित हो तो इसमें रीजनरेशन होता है। थर्ड है रीजनरेशन इन सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के प्राणियों में भी मॉर्फोलैक्टिक प्रकार का रीजनरेशन पाया जाता है। हाइड्रा में सर्वप्रथम ट्रेम्बले नामक वैज्ञानिक के द्वारा रीजनरेशन से संबंधित प्रयोग किए गए और पाया गया कि हाइड्रा के शरीर का 200वें भाग तक अंश, जिसमें एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस उपस्थित हो, संपूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रा के प्रत्येक खंड में पोलैरिटी पाई जाती है। जो भाग मुख के अधिक निकट होता है वह अग्रभाग होता है और इससे हमेशा आगे का भाग ही निर्मित होता है। अगर हाइड्रा को वर्टिकली काटा जाए तो इससे 2 मुंह वाला हाइड्रा भी निर्मित हो जाता है। इसके अग्रभाग में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की कैपेसिटी अधिक होती है और इसके पोस्टीरियर रीजन में रीजनरेशन की कैपेसिटी कम होती है। फोर्थ है रीजनरेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में प्लेनेरिया के अलावा अन्य प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है या कम पाई जाती है। प्लेनेरिया में हाइड्रा के समान कटा हुआ भाग पुनः नए प्राणी का निर्माण कर देता है। प्लेनेरिया पर किए गए रीजनरेशन एक्सपेरिमेंट्स में जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिले हैं उसमें प्लेनेरिया के खंडों में पोलैरिटी पाई जाती है और अग्रभाग से सदैव आगे की रचनाएं और पश्च भाग से सदैव पीछे वाले खंड ही निर्मित होते हैं। प्लेनेरिया के एसेक्सुअल जो प्रभेद है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। प्लेनेरिया के अग्रभाग में पुनरुद्भवन की जो रीजनरेशन रेट है वो पोस्टीरियर रीजन की तुलना में अधिक होती है और प्लेनेरिया को अगर वर्टिकली काटा जाए तो 2 शीर्ष वाले 2 हेड वाला जंतु निर्मित होता है। इसमें रीजनरेशन की क्रिया इंड्यूसिव और इनहिबिटिंग फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन एनेलिडा। एनेलिडा में पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा जिसमें नेरीज आता है, ओलिगोकीटा जिसमें फेरेटिमा आता है, इनके प्राणियों में पुनरुद्भवन पाया जाता है। इसके 2 पृथक खंड 2 जंतुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि प्राणी को बीच में से काट दिया जाए तो अगला भाग तो पीछे के सभी खंडों का निर्माण कर देता है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, लेकिन पिछला भाग आगे के केवल कुछ ही खंडों का निर्माण कर सकता है। इन प्राणियों में रीजनरेशन की कैपेसिटी प्लेनेरिया के समान होती है, यानी कि सबसे पहले घाव पर एपिडर्मिस का आवरण बनता है। इसके नीचे कुछ विशिष्ट कोशिकाएं आकर जमा हो जाती हैं जिनको नियोब्लास्ट कहते हैं। ये नियोब्लास्ट सेल्स जो है ब्लास्टेमा का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं से आगे चल कर के मीजोडर्मल ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण एपिडर्मिस से होता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में पुनरुद्भवन इस संघ के
प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक कम पाई जाती है। क्रस्टेशिया के प्राणियों में फुट का रीजनरेशन वयस्क अवस्था में हो जाता है। मकड़ियों और केकड़ों में, स्पाइडर्स और क्रैब्स में ऑटोटॉमी की क्रिया पाई जाती है। ऑटोटॉमी की क्रिया वह होती है जिसमें कि इनका अगर कोई शिकारी पीछा कर रहा होता है या इसी प्रजाति का कोई जीव इनका पीछा करता है तो ये अपने पैर को अपने आप ही खुद की इच्छा से काट करके अलग कर सकते हैं। इस क्रिया को ऑटोटॉमी कहते हैं। इस स्थान पर जहाँ से उसका टांग अलग हुआ है वहाँ पर काइटिनी प्लग जो है वो घाव को ढक देता है और यहाँ पर रीजनरेशन ब्लास्टेमा का निर्माण होता है जो एपिमॉर्फोसिस के द्वारा नए पैर का निर्माण करता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन मोलस्का। अन्य प्राणियों की तुलना में मोलस्का के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती है। उनमें स्टॉक्ड आईज, हेड और इनके फुट वाला कुछ रीजन जो है वापस निर्मित हो सकता है। हेड का रीजनरेशन ब्रेन गैंग्लियन की सहायता से होता है। नेक्स्ट है रीजनरेशन इन इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के प्राणियों में कटी हुई भुजाएं तथा केंद्रीय डिस्क, सेंट्रल डिस्क पुनः निर्मित हो जाते हैं। तारा मछली या स्टार फिश में यह पाया गया कि इसकी एक भुजा के साथ में अगर सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा भी भाग स्थित है तो इसके द्वारा संपूर्ण प्राणी का निर्माण हो जाता है। कुछ इकाइनोडर्मेटा के कुछ प्राणियों में यह सामान्य प्रजनन की क्रिया अलैंगिक विभाजन के द्वारा होती है। इसमें सेंट्रल डिस्क दो भागों में विभाजित हो जाती है और रीजनरेशन के द्वारा दो प्राणी निर्मित हो जाते हैं और इस प्रकार की अलैंगिक जनन को फिसिपेरिटी या विखंड प्रजता कहते हैं। इसी प्रकार से सी कुकुम्बर में इसके एनस से जुड़ी हुई लाल, गुलाबी या सफ़ेद रंग की कुवियर कैनाल्स पाई जाती हैं जो कि क्लोएका के फटने से बाहर आ जाती है। जब भी कोई शत्रु इनका पीछा करते हैं तो यह कुवियर्स कैनाल को अवस्कर के रास्ते से बाहर निकाल देती है और जल के संपर्क में आने पर वे चिपचिपा जाल बना देती है जिसमें कि उनका शत्रु या शिकारी फंस करके मर जाता है और ये नलिकाएं जो हैं वापस रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेशन इन फिशेज। मछलियों में पुनरुद्भवन। मछलियों में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है और इनके फिन्स वाले भाग ही क्षतिग्रस्त होने पर वापस निर्मित होते हैं। एम्फीबिया में रीजनरेशन। कशेरुकी प्राणियों में एम्फीबिया में पुनरुद्भवन की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। न्यूट और सैलामेंडर के लार्वा और वयस्क दोनों में ही क्षतिग्रस्त पाद, पूंछ, एक्सटर्नल गिल्स और ऊपरी और निचली जबड़े जो है वो पुनः निर्मित हो जाते हैं। एन्यूरा में जिसमें मेंढक आता है उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है। केवल मेंढक के लार्वा में टूटी हुई पूंछ और पैर रीजनरेशन के द्वारा पुनः विकसित हो सकते हैं। रीजनरेशन इन रेप्टाइल्स। छिपकलियों में ऑटोटॉमी की क्रिया पाई जाती है और यह अपने पूंछ को तोड़ सकती है। घाव के स्थान पर त्वचा से वापस ढक जाता है और वहाँ पर रीजनरेशन ब्लास्टेमा का निर्माण होता है और कुछ दिनों के बाद में नई पूंछ विकसित हो जाती है। लेकिन इस प्रकार से निर्मित पूंछ जो है वो सामान्य पूंछ की तुलना में छोटी होती है और उसका एंडोस्केलेटन बहुत सरल प्रकार का होता है और यहाँ पर स्केल्स भी सामान्य स्केल जो बॉडी के नॉर्मल स्केल्स है उनसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रीजनरेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी जनरली एब्सेंट होती है। इनमें केवल बीक वाले भाग में ही रीजनरेशन पाया जाता है। एंड लास्ट है रीजनरेशन इन मैमल्स। स्तनधारियों में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है जो कि घाव के भरने तक ही सीमित होती है। इनके अस्थियों और कंडरा में पुनरुद्भवन की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है तो अस्थियों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत स्वयं ही हो जाती है। इसी प्रकार अगर इनके लीवर को काट दिया जाए तो शेष कोशिकाएं रीजनरेशन के द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का वापस निर्माण कर लेती है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्रियाविधि।
रीजनरेशन मैकेनिज्म में यह पाया गया है कि जब यूरोडेला के सदस्य न्यूट या सैलामेंडर पर पाद पुनरुद्भवन का प्रयोग किया जाता है तो यह देखा जाता है कि अगर पैर को क्षतिग्रस्त करने के बाद में इसकी संपूर्ण बोन मैरो निकाल दी जाए तो रीजनरेशन नहीं होता है, और किसी भुजा से विच्छेदन के द्वारा अगर नर्व्स को निकाल दिया जाए तो भी इनमें रीजनरेशन नहीं होता है। लेकिन अगर जन्म से ही तंत्रिकाएँ अनुपस्थित है, शरीर में उपस्थित नहीं है, तो उनमें रीजनरेशन की क्रिया होती है। तो इससे यह साबित होता है कि रीजनरेशन के लिए मेखला और तंत्रिकाओं से स्रावित न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स की उपस्थिति आवश्यक होती है। रीजनरेशन की क्रिया को 4 फेजेज में बांटा गया है। फर्स्ट है फेज ऑफ बाउंड हीलिंग और प्री ब्लास्टेमा स्टेज, घाव के भरने की अवस्था अथवा प्रमुकुल प्रावस्था। एम्पुटेशन के तुरंत बाद में, यानी कि अंगोच्छेदन के तुरंत बाद में कोशिकाएं और उत्तक जो है वो सतह पर आ जाते हैं। कुछ कोशिकाएं अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के कारण डैमेज हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। घाव मृत कोशिकाओं से भर जाता है और रुधिर वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होने से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। फिर क्लॉटिंग के कारण घाव का बाहरी वातावरण से संपर्क हट जाता है। स्किन एपिथेलियम घाव के किनारों और क्लॉट के नीचे वाले भाग में कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में आकर के जमा होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको एपिकल एक्टोडर्मल रिज या AER या रीजनरेशन कैप कहते हैं। सेकंड फेज है फेज ऑफ ब्लास्टेमा फॉर्मेशन, प्रमुकुल निर्माण अवस्था। वाउंड पर निर्मित एपिथेलियम के नीचे सेल्स इकट्ठा होना शुरू होती है और ब्लास्टेमा का निर्माण करती हैं या प्रमुकुल का निर्माण करती है। प्रमुकुल में पाद कलिका से संबंधित सभी लक्षण पाए जाते हैं और इसमें अत्यधिक संगठित रचना के निर्माण, वृद्धि और विभेदन की क्षमता पाई जाती है। यहाँ पर पहले से उपस्थित कोशिकाएं विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और एपिडर्मल कोशिकाएं लगातार माइग्रेशन के द्वारा यहाँ पर आकर के इकट्ठी होती रहती है और मेसेंकाइमल सेल्स भी यहाँ पर आकर के इकट्ठा होना शुरू करती है। इस प्रकार से ब्लास्टेमा वाले भाग में एपिथेलियो मेसेंकाइमल इंटरएक्शन सिस्टम निर्मित हो जाता है और यह तंत्र लिम्ब बड के समान होता है। नेक्स्ट है थर्ड है फेज ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन, निर्विभेदन की प्रावस्था। ब्लास्टेमा में मेसेंकाइमल सेल्स ग्रुप में डी डिफ्रेंसिएशन की क्रिया होती है, निर्विभेदन की क्रिया होती है। यह नर्व्स और ब्लड वेसल्स को छोड़ करके शरीर की समस्त प्रकार की सेल्स में होती है, जैसे डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स में। WBC इन कोशिकाओं को इनके मूल स्वरूप को नष्ट करने का कार्य करती है और डी डिफ्रेंसिएशन की क्रिया जो है यह 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट है ट्रू डी डिफ्रेंसिएशन, वास्तविक निर्विभेदन। इसमें मैच्योर मसल्स और कार्टिलेज जो है यह पूर्ण रूप से अविभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको वास्तविक निर्विभेदन कहते हैं। सेकंड टाइप है डिपेंडेंट डी डिफ्रेंसिएशन, आश्रित निर्विभेदन। यहाँ पर मसल्स और कार्टिलेज के जो कि क्षतिग्रस्त हो रही है उनके उत्पाद मेसेंकाइमल सेल्स को निर्विभेदन के लिए प्रेरित करते हैं। तो मेसेंकाइमल सेल्स का निर्विभेदन मसल्स और कार्टिलेज के डिकेइंग प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। थर्ड है सूडो डी डिफ्रेंसिएशन या आभासी निर्विभेदन। इस प्रकार के निर्विभेदन में कोशिका की
हिस्टोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन इसके मूलभूत लक्षण परिवर्तित नहीं होते हैं। इस प्रकार के निर्विभेदन को मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। फोर्थ फेज है रीडिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर कोशिकाएं जब घाव होता है तो घाव में वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स आकर के इकट्ठी होती है, फिर वहाँ पर मेसेंकाइमल सेल्स आकर के इकट्ठी होती है। मेसेंकाइमल सेल्स में जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स की सेल्स को छोड़ करके शरीर की समस्त प्रकार की कोशिकाओं में से किसी भी प्रकार की कोशिकाएं वहाँ आकर के इकट्ठी हो सकती है। WBC उन कोशिकाओं को निर्विभेदित करती है और निर्विभेदित होने पर वो अपने मूलभूत स्वरूप को खो देती है और उनमें फिर वापस रीडिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि वो कोशिकाएं अब नए कार्य को करने के लिए पुनर्विभेदित होती है। रीडिफ्रेंशिएशन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है मेटाप्लेसिया। इनमें कोशिकाएं निर्विभेदित होकर के ब्लास्टेमा का निर्माण करती हैं, प्रमुकुल का निर्माण करती है और रीडिफ्रेंशिएट होकर के वापस भिन्न संरचना का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल बोन सेल्स जो है यह पहले डी डिफ्रेंशिएट होती है, निर्विभेदित होती है और रीडिफ्रेंशिएट होकर के यह कार्टिलेज सेल का निर्माण करती है या कार्टिलेज सेल का काम करना शुरू करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन कोशिकाओं में एपिजीन और फिनोटाइप दोनों में चेंज होता है। सेकंड टाइप है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में कोशिकाएं डी डिफ्रेंशिएट होती हैं और वापस रीडिफ्रेंशिएट होकर के उसी संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे कि बोन सेल है, डी डिफ्रेंशिएट हुई, वापस रीडिफ्रेंशिएट हुई और बोन सेल का ही काम करती है। तो इसमें एपिजीन और फिनोटाइप दोनों में चेंज नहीं होता है। मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। अंगांतरण की क्रिया जो है या संरचना विकास की क्रिया पुनर्विभेदन के साथ में ही शुरू होती है। सबसे पहले ब्लास्टेमा में जैसे ही एम्पुटेशन की क्रिया होती है उसी के साथ में फर्स्ट सेल डिवीजन की क्रिया शुरू हो जाती है और एम्पुटेशन के 20 दिन के अंदर अंदर कोन स्टेज या शंकु प्रावस्था होती है। तो शंकु प्रावस्था या शंकुनुमा संरचना बनती है जिसको प्री ब्लास्टेमा कहते हैं, जिसको ब्लास्टेमा कहते हैं या रीजनरेशन कैप कहते हैं। सेकंड है कोन स्टेज में जब 4 से 6 दिन का समय होता है तो उससे एक चपटी संरचना का निर्माण होता है जिसको पेडल स्टेज या प्लेट स्टेज कहते हैं। हाथ में इसको एंड प्लेट कहते हैं और फुट वाले रीजन में इसको फुट प्लेट कहते हैं। प्लेट स्टेज के बनने के 5 से 10 दिन के बाद में उसमें अंगुलियां या उसमें उभार दिखाई देने शुरू होते हैं और इसको नॉच स्टेज कहते हैं या उभार अवस्था इसको कहते हैं। इसके बाद में वहाँ पर पैर का निर्माण हो जाता है। ओरिजिन ऑफ ब्लास्टेमा सेल्स। यूरोडेला में यह देखा गया है कि घाव निर्मित होने पर ब्लास्टेमा का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जिनका मूवमेंट होता है वो लोकेलाइज्ड होती हैं, स्थानीयकृत होती हैं, जबकि प्लेनेरिया में यह कोशिकाएं दूरस्थ स्थानों से घाव वाले स्थान पर आती हैं और वहाँ पर निर्विभेदित होकर के पुनर्विभेदित होकर के उस संरचना का निर्माण करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनरेशन। पुनरुद्भवन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है विटामिन ए। अगर एम्पुटेशन के बाद में विटामिन ए की अलग अलग सांद्रता से ब्लास्टेमा को ट्रीट किया जाए तो इनमें क्षतिग्रस्त भुजा के अलावा संपूर्ण भुजा जो है वो एम्पुटेशन स्थल के आगे निर्मित हो जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट। यह पाया गया है कि कम वोल्ट की डीसी जो है वो रीजनरेशन की रेट को बढ़ाती है। थर्ड है ऑक्सीजन। सिलेंट्रेटा के प्राणियों में यह पाया गया कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो ब्लास्टेमा की लंबाई बढ़ जाती है। फोर्थ है फूड। फूड के अभाव में रीजनरेशन तो हो जाता है लेकिन रीजनरेशन के द्वारा निर्मित प्राणी या अंग सामान्य से छोटे आकार के होते हैं। लास्ट है टेम्परेचर। प्रारंभ में टेम्परेचर
के बढ़ने से रीजनरेशन रेट बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात उससे टेम्परेचर अगर अधिक होता है तो रीजनरेशन रेट वापस कम हो जाती है। अत्यधिक कम तापमान पर भी रीजनरेशन नहीं के बराबर होता है।